Yes, hi guys. 11th standard bookkeeping and accountancy Maharashtra board new syllabus. This side CSCS Harish Matharia. चलो स्टार्ट करूँगा बेटा. सो 11th स्टैंडर्ड में लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया था. आपको अगर याद आ रहा होगा तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. बच्चों ध्यान देना. सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है, राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी की बुक में नीचे के ट्रांजैक्शंस का हम लोगों को अकाउंटिंग करना है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेते हैं. क्या क्या दिया है यहाँ पे देखना. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख. बैंक बैलेंस है 2 लाख रुपए का. बिल्डिंग लेके आई 2 लाख की. ठीक है, चलो फटाफट से करो. क्या अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? पहले वाला जो क्वेश्चन था ये हमने पूरा क्लास में सॉल्व कर लिया था और आपको मैंने 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. सो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. सो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो. इन द बुक्स ऑफ, लिखना है आपने आंसर इन द बुक्स ऑफ. आपका जो भी ब्लैंक पेज रहेगा ना ये रजिस्टर का ऐसा, उसके अंदर में ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करके ऐसा ऊपर हेडिंग दो. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर क्या है इसका? 3.13, 6/3.13. और जहाँ पे आपने बुक प्रिंट निकाल के रखी, आपके पास प्रिंटेड बुक होगी, यहाँ पे आपके नोटबुक का पेज नंबर होगा समझ लो 38. तो यहाँ पे लिखो 38. तो आपके क्वेश्चन बुकलेट में इस आपके नोटबुक का नंबर आना चाहिए और आपके नोटबुक में ये 3.13 आपके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर आना चाहिए. मतलब जिस बुक में आप लिख रहे हो उसमें क्वेश्चन बुकलेट का रेफरेंस नंबर और क्वेश्चन में आपके नोटबुक का पेज नंबर. सर नोटबुक के पन्नों को मतलब नंबर देना पड़ेगा क्या? हाँ, हर पेज को नंबर दे दो ना, है ना, हर पेज को नंबर दे दो, अच्छा रहेगा. सो आ जाओ. सो ध्यान देना. इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है, आ जाओ. क्या क्या दिया है मुन्ना यहाँ पे? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी 2019. मई मंथ की जर्नल बुक बनाना है. जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर मे 2019. मैंने ऊपर ही लिख दिया जर्नल एंट्रीज फॉर मे 2019. आ जाओ. पहली वाली एंट्री क्या रहेगी बेटा? फटाफट बता दे. हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. फर्स्ट एंट्री. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. फटाफट से जल्दी से एंट्री लिख करके बताओ क्या एंट्री आने वाली है. बोलो बेटा. हाँ, एनी बड़ी, एनी गेस. जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा आपने भी ट्राई करना है. चलो एनी गेस बेटा. आई थिंक जिसने गेस करना था गेस कर लिया. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. एक बच्ची बोल रही बैंक बैलेंस डेबिट होगा. ठीक है ठीक है, गुड. चलो आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना. सो पहली तारीख की एंट्री है. स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश. बिजनेस में कैश आ गई यानी कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करने वाले हैं. कितने से बेटा? 1 लाख रुपीज़ से. आप प्रॉपर लिखना फॉर्मेट के अंदर में. बैंक बैलेंस भी आ गया. बैंक अकाउंट को डेबिट करने वाले 2 लाख रुपीज़ से. बिल्डिंग आ गई बिजनेस में. ओनर ने अपनी पर्सनल बिल्डिंग बिजनेस में लाई होगी. सो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं 2 लाख रुपीज़ से. और उसके बाद आप लोगों का जो भी है टोटली किसने लाया? ओनर ने लाया है. तो लिखेंगे टू कैपिटल. 5 लाख रुपए क्रेडिट कॉलम में.
ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। अब यहाँ से आगे मैं नरेशन बोलूँगा और आप नरेशन लिखोगे। नरेशन लिखना कंपलसरी है। मैं काय म्हणतो, मैं नरेशन लिखने में टाइम पास नहीं करूँगा। आज तक मैंने सारे क्वेश्चंस में जितने बार मैंने अपने हज़ारों बार एंट्रीज पास की है, नरेशन मैंने लिखा है। अब नरेशन आप लिखोगे, ठीक है, मैं बोलूँगा। सर एग्जाम में नरेशन लिखना पड़ता है क्या? हाँ, नहीं लिखा तो नंबर कट होते हैं। सर फिर आप क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, लेकिन मैं नरेशन बोलूँगा और आपको लिखने का समय दूंगा। नरेशन लिखना कंपलसरी है। आई रिपीट, नरेशन लिखना कंपलसरी है। लिखो नरेशन पहले एंट्री का। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ बैंक एंड विथ बिल्डिंग। लिखो नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड बिल्डिंग। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, with bank and with building. Business started with cash, with bank and with building. लिख लिया बेटा? डन? क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? वेरी गुड बेटा। बीइंग लिख लेना स्टार्टिंग में ना, बीइंग लिखा, कोई एंट्री में छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 एट 18% GST। राम से 18% GST लगा के माल खरीदा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, ऑलरेडी बताया था। ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, और पार्टी का नाम दिया हुआ है किससे माल खरीदा या किसको माल बेचा। जब भी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, अगर ये दोनों कंडीशन, मेरी बात सुन, जोमेटो बाद में गलती करेगा, बच्चे डायरेक्ट घाई करते, पार्टी का नाम है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, गलत। इतने घाई मत करो डिसाइड करने में, सिर्फ पार्टी का नाम दिखा रहे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन के पीछे नहीं भागने का। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है। अगर ये दोनों कंडीशन, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। यस, यहाँ पे भी सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है। सर ये दिया है ना ₹50,000, अरे बाबा ये तो कीमत है माल की। ऐसा बोला है क्या 50,000 दे दिए, चेक दे दिया, कैश दे दिए, कुछ और दे दिया, सेटल हो गया क्या? नो, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया, मतलब उधारी ट्रांजैक्शन है। माल खरीदा, गुड्स, जिस चीज़ में डील कर रहे हैं वो खरीदा, तो एक बनेगा परचेस अकाउंट। और परचेस को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये तो समझ में आ गया, परचेस अकाउंट बनेगा। परचेस अकाउंट, माल जब भी खरीदते हैं तो परचेस को डेबिट करो, माल जब भी खरीदते हैं तो परचेस को डेबिट करो। किससे खरीदा? राकेश से। अब हमने पैसा कितना, अब अच्छा आगे लिखा है बच्चों, ये राम से, राकेश नहीं, राम से खरीदा, बरोबर है, एट 18% GST। अब सब लोग ध्यान देना, परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। अब हमने माल खरीदा, हमारे पास माल आया, बिल आया, इनपुट GST। हमने माल खरीदा, माल आ गया, इनपुट GST आएगा यहाँ पे। अब इनपुट CGST, इनपुट HGST। कितना बेटा GST यहाँ पे? 18%। 50,000 का 18% कितना होता है? 9,000 रुपये। 9 में से आधा सेंट्रल का, आधा स्टेट का, 4,500, 4,500, बरोबर है क्या? चलो आगे। सो ध्यान देना, मतलब 50,000 रुपये माल का और 9,000 GST का, 59,000। परचेस की एंट्री रहेगी 50,000 की, बरोबर है। और इनपुट GST कितना है बता दो? इनपुट GST कितना है बता दो? इनपुट CGST account will be debited. Input SGST account will be debited. 18,000 इंटू 18% इंटू 50,000, 9,000। आधा सेंट्रल का, आधा स्टेट का, 9 का आधा, 4,500, 4,500। तो किसको देना है पूरा पैसा? राम को। राम मेरा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, जब भी उधारी में माल खरीदते हैं या उधारी में किसी से कुछ पैसा लिया, उधारी में कुछ लिया, तो क्रेडिटर बढ़ते हैं। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया हुआ है। नरेशन लिखो सब लोग मेरे साथ साथ। नरेशन लिखो बेटा, बोलो क्या लिखेंगे नरेशन? गुड्स परचेज्ड, बोलो बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 18% GST।
गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट 18% GST, बरोबर, डन। चलो आगे, पक्का। बिल्कुल सही है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एट 18% GST, ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एट 18% GST। अच्छा, ओके। डन। चलो आगे, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राकेश, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ 70,000, माल बेचा राकेश को 70,000 का एट 18% GST फॉर कैश। माल बेचा, माल जा रहा है, आउटपुट GST। राकेश से हमने 70,000 माल का भी लिया और GST का भी लिया। अब जब भी मैं किसी से GST लेता हूँ तो मुझे वो सरकार को देना पड़ेगा, मेरे लिए लाइबिलिटी है, आउटपुट GST क्रेडिट होगा। जब भी मैं किसी को GST पे करता हूँ, माल खरीदता हूँ, मेरे लिए इनपुट GST एक टाइप से मेरे लिए असेट हो गई, मेरे को क्रेडिट मिलेगा, यस और नो। चल, सो ध्यान दे दो, अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। सो माल बेच दिया 70,000 का और उसके ऊपर 18% का GST है। 70,000 का माल बेचा, 18% का GST है। किसको बेचा बेटा माल? राकेश भाई को। किसको माल बेचा है? राकेश भाई को। चलो ठीक है, मेरे को बता दो 18% कितना होता है 70,000 के ऊपर? बोलो कितना? 9% कितना हो जाएगा? 9, 18 का आधा 9%, 9% होता है 6,300। दूसरा 9% 6,300, 9 और 9 18% हो गया, टोटल 12,600। बरोबर है, सिंपल है। चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, प्लीज़ ध्यान दे दो, ध्यान देना। आ जाऊँगा। सो माल बेच दिया राकेश को, पार्टी का नाम दिया हुआ है और सेटल हो गया है क्या ट्रांजेक्शन? हाँ, ये उधारी वाला नहीं है। भले ही पार्टी का नाम दिया हुआ है लेकिन लिखा है फॉर कैश, मतलब ये नगद ट्रांजैक्शन है, ये उधारी नहीं है। उधारी नहीं है मतलब पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। बरोबर है क्या? सो कैश में माल बेचा है, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना कैश आया? 82,600, 70,000, और ये GST का भी पैसा है ना, 82,600 टू सेल। माल कितने का बेचा? 70,000 रुपये का। आउटपुट GST कितना है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 6,300, 6,300। समझ में आई क्या बात? यस और नो? चलो आगे, कौन सी तारीख थी इसकी? 5 तारीख थी ना रे। इसकी कौन सी तारीख थी? दूसरे की 3 तारीख थी। नरेशन लिखो फटाफट से, नरेशन लिखो बेटा। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू राकेश, गुड्स सोल्ड टू राकेश फॉर कैश एट 18% GST। गुड्स सोल्ड टू राकेश फॉर कैश एट 18% GST। डन। उसके बाद पेड फॉर रिपेयर्स ₹5,000, रिपेयर्स के लिए पे किया 5,000 रुपये। ठीक है, कौन सी तारीख को? 7। रिपेयर ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चे के लिए पेमेंट किया है, पेमेंट कर दिया, सो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख दो, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर, प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एट 12% GST। चलो 10 तारीख को हमने रणवीर को ऑर्डर दिया है, हमने रणवीर को ऑर्डर दिया है, हमने रणवीर को ऑर्डर दिया है
10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन है क्या, चेक करो। ऑर्डर दिया, पैसा दिया है क्या, नहीं, सिर्फ ऑर्डर दिया। रणवीर माल रखना, हाँ मैं कल लेके जाऊंगा, हाँ। पैसा दिया उसको, नहीं। माल लिया उससे, नहीं। सर आपको क्या समझा, लिखा रहता ना माल ले लिया या पैसा दे दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑर्डर दिया। तो इसकी नो एंट्री, इसकी नो एंट्री, एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ, बरोबर है। तो नीचे नोट लिख देना जहाँ क्वेश्चन खत्म होगा, है ना, नीचे नोट लिख देना जहाँ क्वेश्चन खत्म होगा, है ना, कि ऑन 10th में प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर सन्स इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, देयरफॉर नो एंट्री, इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, देयरफॉर नो एंट्री। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे। उसके बाद पेड फॉर वेजेस 15,000, वेजेस पे कर दिए, वेजेस खर्चा है, सो वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। पेमेंट कर दिया, कैश चले गई 15,000, 15,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, बिल्कुल सही। चलो आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज, कितना है बेटा है, ओ हो 1 लाख दिख रहा है ये तो, चेक कर लो बेटा। मोहन से माल खरीदा 1,00,000 रुपए का, मोहन से माल खरीदा 1,00,000 रुपए का एट 12% GST। सो सिंपल। मोहन पार्टी का नाम दिया हुआ है, हाँ। सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला है ना, पार्टी का नाम दिया है, हाँ। सेटलमेंट के बारे में बोला है ना, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो माल खरीदा तो लिखेंगे परचेज अकाउंट, माल खरीदा, माल आ रहा है मतलब, और GST पे किया, माल आ रहा है, GST पे किया, माल आ रहा है, इनपुट GST रहेगा, परचेज पे इनपुट GST, सेल पे आउटपुट, 12% GST है। माल है 1,00,000 का, सो परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST 12% है, तो 6% सेंट्रल का, और 6,000 6%, 1,00,000 के ऊपर 12% यानी 12, आधा आधा हो गया सेंट्रल और स्टेट का। और किससे लिया माल, मोहन से उधारी में लिया, मोहन मेरा क्रेडिटर बन गया, मोहन मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एट 12% GST, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट at 12% GST, goods purchased on credit at 12% GST। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे, ठीक है। उसके बाद पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस ₹7,000, पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस ₹7,000। क्या रहेगा बेटा, कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश 7,000, 7,000। नरेशन लिखो, कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड, कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड, बरोबर। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ₹50,000 एट 28% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, आधा पैसा चेक से दे दिया। माल खरीदा 50,000 का, आधा पैसा दे दिया चेक से, बराबर है। सर आधा चेक से दे दिया मतलब बचा हुआ आधा देना बाकी है, बराबर। चल आ जाओ, अब मैं ये ऊपर की एंट्रीज कुछ मिटा दूँ, आपको लिखने के लिए जगह कर दूँ यहाँ पे थोड़ी। एक काम करते, ये थोड़ा सा मिटा देते, अपने पास जगह हो जाएगी अच्छी खासी, तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है।
मैं एंट्रीज कर लेता हूँ आगे की। नेक्स्ट एंट्री ये कौन सी थी, कन्वेंस एक्सपेंस की 20 तारीख की थी, 25 की। अब देखो गुड्स खरीदा है बेटा किससे, किशोर से, 50,000 रुपये का माल खरीदा, 50,000 रुपये 28% जीएसटी है, 14% स्टेट का। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 50,000 रुपये। माल खरीदा, माल आ गया, परचेस में इनपुट रहेगा, सेल्स में आउटपुट जीएसटी रहेगा। परचेस है तो इनपुट, इनपुट 28 है तो 14 दोनों का, 14% इंटू 50,000 7,000, 14% इंटू 50,000 7,000, बरोबर है क्या? यस और नो? पक्की बात। चलो आगे, 7,000 टोटल कितना हो गया, 50 और 14 64,000। आधा अमाउंट 50,000 7,000 7,000, ये हो गया 64। 64 में का आधा दे दिया चेक से, आधा कितना होता है 32,000। सो लिखो चेक से दे दिया ने, चेक इशू किया ने, बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। सो टू बैंक 32,000 और बचा हुआ देना बाकी है, किशोर क्रेडिटर बन गया। अरे 64,000 का माल लिया, 32 दे दिया, म्हणजे 32 देना बाकी है, किशोर क्रेडिटर बन गया। सो टू किशोर अकाउंट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो एक बार, एनीबडी। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ। मुन्ना अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है बड़ा, जिंदगी भर आपको काम आने वाला है, लक्ष्य ठेव। लाइफ टाइम तुला काम पडणार आहे बाळा जर्नल एंट्रीजचं। समझा सभी को? सिंपल है। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट इनपुट हो गया 64, आधा दे दिया टू बैंक 32, आधा देना बाकी है टू किशोर 32। क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? ऑल सेट? नो डाउट। उसके बाद नरेशन लिख लो इसका। गुड्स परचेस फ्रॉम किशोर at 28% GST. Goods purchased from Kishore at 28% GST and half amount paid by check. Goods purchased from Kishore at 28% GST, half amount paid through check. Goods purchased from Kishore at 28% GST, half amount paid through check. Done. Goods purchased from Kishore at 20% GST, half amount paid through check. Next, purchase machinery of 50,000 at 18% GST, half amount paid immediately by check. उसी टाइप का है। ये मत लिखना पेपर में, देखो ये मैंने जो साइड में लिखा है। मशीन खरीदा तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, 50,000 का मशीन है, मशीन खरीदा, आ रहा है मशीन, इनपुट जीएसटी, परचेस किया तो इनपुट जीएसटी, सो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना है 18%, 50,000 का यानी 9,000, यानी 4,500, 4,500, 18% 50,000 का 9,000, आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का, 9 का आधा 4.5, 4.5, आधा अमाउंट दे दिया चेक से, 50 और ये 59,000, कितना हुआ बेटा 50 और 9 59,000, 59 का आधा, 59 का आधा बोलो, अच्छा पूरा अमाउंट एंड हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। आधा अमाउंट चेक से दे दिया, बचा हुआ आधा देना बाकी है। क्या बोला है? अच्छा बच्चों एक काम करो, यहाँ पे हमें पार्टी का नाम ही नहीं मालूम, यहाँ पे ऐसा लिखो एंड अमाउंट पेड, हाफ वर्ड को कट कर दो। आधा अमाउंट चेक से दे दिया ऐसा बोला रहता तो मैं पूछता ना बचा हुआ आधा किसको देना है, पार्टी का नाम ही नहीं दिया यहाँ पे तो
क्वेश्चन में पार्टी का नाम ही नहीं दिया है, इसलिए वो हाफ वर्ड कट कर दो, इसीलिए वो हाफ वर्ड कट कर दो, ये वाला हाफ वर्ड कट कर दो। आपके नोट्स में अगर ये कट नहीं हुआ होगा तो कट कर लेना, और ऐसा लिख दो एन अमाउंट पेड इमीडिएटली थ्रू चेक, लिख दो, मतलब ये बचा हुआ है लिखा हुआ, ये आधा, ये हाफ वर्ड को कट कर देना, ये वर्ड कट कर देना, एन अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, तो लिख दो 59,000। नरेशन लिख दो, मशीनरी परचेज एट 18% GST। उसके बाद विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज, बहुत आसान है। ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक, बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। सेम सेंटेंस नरेशन, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बोल राजेश खन्ना, समझ में आया क्या? क्या अब आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करना आएगा क्या? ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ 7 और 8 नंबर के, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क हो गया हमारा, 7, 8 होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 7वां और 8वां दोनों हमारा खत्म हो जाए। क्लियर? पक्की बात? डन? ऑल सेट? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू बेटा।